नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं पर्सनल फाइनेंस को ख़त्म करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया हो अच्छे से तो समझ में आया होगा। अब लेसन नंबर 5 करते हैं, रिवर्स मॉर्गेज। ये रिवर्स मॉर्गेज क्या है, क्या ये पहले मॉर्गेज क्या है ये भी समझेंगे, फिर रिवर्स मॉर्गेज, फिर फॉरवर्ड मॉर्गेज। तो देखो बेसिक्स क्या है रिवर्स मॉर्गेज के ये देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स मॉर्गेज के बीच में कंपैरिजन। मिथ क्या है, ऐसी क्या मान्यताएं हैं रिवर्स मॉर्गेज को लेकर वो भी देखेंगे। इंडियन सिनेरियो मॉर्गेज सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में मॉर्गेज सेक्टर क्या कहना है, कैसा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मॉर्गेज सेक्टर, इंडियन मॉर्गेज सेक्टर का हिस्ट्री क्या है। स्टेटस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इन इंडिया, इंडिया में स्टेटस क्या है रिवर्स मॉर्गेज का, और फीचर्स क्या है रिवर्स मॉर्गेज के। फिर है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रीपेमेंट कैसे करेंगे, टर्मिनेशन कैसे रहेगा रिवर्स मॉर्गेज में, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबल अमाउंट ऑफ लोन, लोन की एलिजिबिलिटी। देखो बेसिकली मॉर्गेज है लोन के लिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी के बदले में पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी के बदले में लोन चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी को आप गिरवी रख देते हो उस गिरवी रखने को ही मॉर्गेज कहते हैं, ठीक है। चलो, एलिजिबल यूज ऑफ रिवर्स मॉर्गेज फंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीयों में रिवर्स मॉर्गेज का क्या मतलब है, पीरियड ऑफ लोन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वैल्यूएशन कैसे लगाते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रोविजन फॉर राइट टू रेसिसन, मतलब राइट जब रिसीजन मतलब छोड़ देंगे प्रॉपर्टी को तो क्या होगा, लोन डिसबर्समेंट बाय लेंडर टू बोरोवर, लोन लेने वाले को जब कोई लेंडर लोन देता है, बैंक जब लोन देता है, क्लोजिंग ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज को क्लोज कैसे कराएंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन की सेटलमेंट कैसे करें, प्री पेमेंट ऑफ लोन बाय बोरोवर्स, प्री पेमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, लोन कमेंट्स, लोन के कैसे कैसे इसमें टाइप्स होंगे, टाइटल, इंडेमनिटी, इंश्योरेंस, क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी कितनी होगी, नाउ काउंसलिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू बोरोवर, बोरोवर की काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो चलो एक सिंपल सी लाइन है, अ रिवर्स मॉर्गेज इज ट्रू होम इक्विटी लोन, रिवर्स मॉर्गेज एक ट्रू होम इक्विटी लोन है, बद लोन मतलब घर के बदले मिलने वाला लोन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द सिंपल ट्रूथ ऑफ मिस्टर स्कॉलन स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला है, थिंक बैक टू व्हेन यू बाउट योर होम, सोचो जब तुमने अपना घर खरीदा, इफ यू परचेज योर होम विद असिस्टेंस ऑफ लोन, अगर तुम अपना घर लोन लेके खरीदते, लेंडर इवेल्युएटेड योर इनकम, जो लोन देने वाला है वो तुम्हारी इनकम को जांचता, एंड लोन यू फंड, और उसके बाद आपको लोन देता बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू रीपे द लोन, कि तुम कितना लोन चुका सकते हो उसके बेस पे तुम्हें वो लोन देता, ठीक है। दिस लोन इज नोन एज स्टैंडर्ड और फॉरवर्ड मॉर्गेज, ऐसे लोन को बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर फॉरवर्ड मॉर्गेज, जिसमें आप अपनी इनकम और दिखाते हो, लोन लेते हो घर खरीदने के लिए। लेकिन ये तो फॉरवर्ड मॉर्गेज है, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, आप अपना घर उसे देते हो, घर के पेपर्स देते हो, ले भैया तो अब घर रख ले और अब हमें पैसा दे, पहले मुझे तेरे से पैसे चाहिए तो घर लेने के लिए, अब तू घर रख ले लेकिन अब पैसे दे हमें अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। In exchange for loan, you granted the lender security interest in your home to protect the lender in the event you do not pay the loan. ऐसे केसेस में आप अपने घर के पेपर्स को देते थे कि कलो कि अगर हम उसके लोन को नहीं चुकाएंगे तो वो घर रख लेता था। ओवर टाइम यू पेड डाउन, आप देते रहते थे, मे बी पेड ऑफ द लोन, और एक टाइम आता था जब आप लोन को चुका देते, ठीक है। एज यू पेड डाउन योर लोन बैलेंस यू बिल्ट इक्विटी इन योर होम, जैसे जैसे आप लोन के बैलेंसेस को खत्म करते रहते तो अपनी आपकी जो ओनरशिप है आपके घर में वो बढ़ती चली जाती है। इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ योर होम एंड द अमाउंट यू स्टिल ओव योर ओन, मतलब मार्केट वैल्यू आपके प्रॉपर्टी की मान लेते 80 लाख है और उस पर प्रॉपर्टी पे लोन अभी 30 लाख की है, तो 50 लाख का आपका इक्विटी है, ठीक है। जब आप चुका दोगे तो सब इक्विटी आपके पास आ जाएगी। अब रिवर्स मॉर्गेज अलाउज होम ओनर्स एज 62, ये जो 62 साल के लोग या जिन्होंने 62 एज जिनकी हो गई है उनको ये अलाउ करता है, कन्वर्ट सम ऑफ देयर होम इक्विटी, तुम अपना होम में इक्विटी अपनी ओनरशिप को कम करो, कर सकते हो इनटू कैश विदाउट सेलिंग और मूविंग आउट, बिना घर को बेचे हुए
अपनी इक्विटी को कम करो और बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा। होम ओनर्स विद रिवर्स मॉर्गेज रिमेन्स लिविंग इन देयर होम, वो अपने घर में ही रहते हैं, ओनरशिप भी उनके पास ही है, और रिसीव टैक्स फ्री कैश डिस्बर्समेंट, और उनको जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स भी नहीं। A reverse mortgage does not need to be repaid until the borrower dies. रिवर्स मॉर्गेज केस में आपको जो भी बैंक से पैसा मिलता रहेगा घर के इक्विटी के बदले, आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। घर को बेच दिया जाएगा, मूव्स परमानेंटली आउट ऑफ द होम। और डेथ के केस में, डेथ हो गई, डेथ के बाद अपना जो भी लैंडर है वो घर बेचेगा और अपना रिकवर कर लेगा। ओवर टाइम द रिवर्स मॉर्गेज लोन बैलेंस ग्रोज एंड योर इक्विटी डिक्लाइन। धीरे धीरे क्या होगा, लोन का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो ओनरशिप है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन जब तक डेथ नहीं होगी होम ओनर को पैसा मिलता रहेगा। दैट इज वाई रिवर्स मॉर्गेज आर ऑल्सो नोन एज होम इक्विटी कन्वर्जन लोन, इसीलिए इसको बोला जाता है होम इक्विटी कन्वर्जन लोन। अपने होम की इक्विटी, अपनी ओनरशिप को कम करते चले जाओ और लोन लेते चले जाओ। योर बिल्ट अप इक्विटी इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कैश विदाउट हैविंग टू सेल योर होम। बिना अपने घर को बेचे हुए तुम्हें तुम्हारा कैश मिल रहा है तुम्हारे घर के बदले। यार ये बेसिकली ओल्ड एज लोगों के लिए आई है। ये जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को उनके ओल्ड एज में जब उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तब ये छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो क्या रह जाता है उनके पास, तो वो एक समझदार अगर पेरेंट्स होंगे तो कम से कम प्रॉपर्टी तो अपने नाम पे ही रखें। जब ऐसे नालायक बेटे निकल जाएंगे या बेटियां निकल जाएंगी तो फिर वो उनका जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई देखो अब तो मेरे पास यही है, बच्चे कमा के देने से रहे, तो अब हमें सर्वाइवल के लिए तुम कुछ करो। तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स की, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालते हैं, 50 लाख 60 लाख जो भी 1 करोड़, उसके बेस पे फिर वो बोलते हैं कि बताइए आपको मंथली कितना पैसा चाहिए आपकी सर्वाइवल के लिए, डेली नीड्स को पूरे करने के लिए। फिर वो बता देते हैं हमें 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। ऐसे करते करते फिर वो वैल्यूएशन के बेस पे डिसाइड कर देते हैं हम आपको पर मंथ इतना देते रहेंगे आपकी लिवलीहुड के लिए, रहने के लिए, और आप जब तक जिंदा हैं तब तक हम आपको देते रहेंगे। जब आपकी डेथ हो जाती है तो इस केस में जो भी लोन उस घर पे रहेगा वो बेच के रिकवर कर लेंगे, या फिर कोई अगर हम आप में कोई बेटा या बेटी कोई आता है कि नहीं नहीं ये तो हमें घर हमें चाहिए, तो हम उससे लोन के पैसे रिकवर कर लेंगे और उसको घर दे देंगे। तो देखो, कंपैरिजन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिवर्स मॉर्गेज। तो फॉरवर्ड तो हमने समझ लिया था कि हम घर लेने के लिए लोन लेते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में हम घर दे देते हैं, उससे पैसा लेते रहते हैं लेते रहते हैं लेते रहते हैं जब तक उनकी डेथ होती है। वही सारा इन्होंने बोला है। अब इसमें मिथ क्या है, ऐसे कौन सी झूठी बातें हैं या मान्यताएं हैं। मिथ एसोसिएटेड विद रिवर्स मॉर्गेज, द लेंडर्स गेट द हाउस। इसमें ये मान के चलते हैं कि जो लेंडर है ना उसको घर मिल जाता है या घर से बाहर कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मान्यता है। देखो रियलिटी में वो घर आपका ही रहता है, आप खुद ही रहते हो उस घर में, आपकी थोड़ी सी इक्विटी लेता है वो। दिस इज वाइडली हैड मिसकंसेप्शन, गलत मान्यताएं हैं। ऑल द रिवर्स मॉर्गेज प्रोडक्ट विल डिस्कस इन द बुक्स आर सिंपली लोन which means that the borrower continue to the home the loan। मतलब बस आपको लोन दिया जा रहा है, आप घर में रह रहे हो, the lender only has a lien against the home। बेस लैंडर को बस राइट मिल जाता है आपकी इक्विटी शेयर करने का, और कुछ भी नहीं है। और जो लाइन है लीन चढ़ा देते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी पे, वो लैंडर्स के पास राइट है रिपेमेंट ऑफ दी लोन का। कोई अगर रिपे कर दे उस लोन को तो फिर घर आपका, सब कुछ खत्म। तो ये एक गलत मान्यता है। पीपल ओनली गेट रिवर्स मॉर्गेज एज अ लास्ट रिसोर्ट। क्या ये भी मान के चलते कि भाई पीपल तभी, मतलब लोगों को तभी ये रिवर्स मॉर्गेज आता है जब और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इन द अर्ली डेज ऑफ रिवर्स मॉर्गेज दिस मे हैव बीन द केस, बट टुडे मेनी बोरोवर्स आर मोर लाइकली टू गेट अ रिवर्स मॉर्गेज। अब तो बहुत सारे बोरोवर आ गए हैं जो ऐसे सर्विस देने को तैयार हैं, ऐसे पैसे देने को तैयार, बिकॉज इट फिट्स विद देयर रिटायरमेंट सर्कमस्टांस एंड गोल्स। अगर आपने कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं किया रखा है, आपके पास घर है, तो रिटायरमेंट के बाद वो घर दे दो और अपना मंथली पैसे लेते रहो। सेफ्टी नेट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। नाउ देयर विल बी नो स्टेट एंड माय हेयर्स माइट इवन ओ मनी, कि भाई इसमें तो मेरे मरने के बाद भी मतलब मेरे जो लीगल हैं वो उनके पास मेरी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोवर हायर शुड नॉट ओ मनी। बोरोवर्स के जो लीगल हायर्स है, जो डेथ हो गई उसके बाद जो लीगल हायर्स, उसमें थोड़ी ना पैसा लिया है। The reverse mortgage we discussed in this books are non-recourse, which means the lender cannot collect more than the value of the house। lender घर के ज्यादा, घर की जो वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट किसी से कलेक्ट नहीं कर सकता। लीगल हायर अगर उस खरीदना चाहता है
घर को रखना चाहता है तो फिर उतना लोन चुका दे और खत्म कर दे। आई कांट क्वालिफाई, कि नहीं हो सकता है, मेरा घर क्वालिफाई नहीं करेगा या मेरी इनकम क्वालिफाई नहीं करेगी, इस टाइप की चीजें मान्यता है भाई। अनलाइक अनकंडीशनल लोन, भाई लोन में क्या होता था, आपकी इनकम एलिजिबिलिटी चेक करते थे, इनकम के बेस पे एलिजिबिलिटी चेक करते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा ना, आपके पास घर है तो वो क्वालिफिकेशन की कहाँ से बात आ गई। द बोरोवर्स इनकम एंड द क्रेडिट आर नॉट फैक्टर फॉर, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, बोरोवर्स इनकम, ये सब कुछ नहीं चाहिए रिवर्स मॉर्गेज में। तो बोरोवर्स लेंडर विल रन अ क्रेडिट रिपोर्ट बट ओनली टू बी श्योर बोरोवर डज नॉट ऑफ द गवर्नमेंट एनी मनी। बस वो देखेंगे रिपोर्ट्स, ये इसलिए कि कोई अनपेड टैक्सेस तो नहीं है आपके ऊपर जो अभी तक आपने दिए नहीं हो। ठीक है। एंड ऑल्दो एनी एग्जिस्टिंग मॉर्गेज और लाइन्स ऑफ द होम मस्ट बी पेड ऑफ, अगर पहले से कोई है लोन वोन तो वो आपने पे कर दिया है, ये बस थोड़ा सा चेक करेंगे। मतलब घर जो है ना वो फ्री वाला होना चाहिए, उसमें कोई लोन नहीं, तभी आपको रिवर्स मॉर्गेज में पैसा दिया जाएगा। ठीक है। द कॉस्ट आर टू हाई, अरे यार बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये इस टाइप की चीजें हैं। रिवर्स मॉर्गेज एक्सपेंसिव बट कॉस्ट टू द वैल्यू रिसीव, मतलब बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, पैसे हमें कम देते हैं घर के बदले, ये सब चीज। इफ द बोरोवर ओनली कीप द रिवर्स मॉर्गेज for a short time or uses the proceeds for an expense that could have been taken care of with another readily accessible resources, then the value may not justify the cost। मतलब कि अगर कोई कम अमाउंट कम समय के लिए अगर लेता है पैसा, फिर बोरोवर खुद ही चाहता है मैं खुद ही चुका दूंगा, मरने का क्यों इंतजार करूंगा, मैंने जितने पैसे लिए, तो ऐसे केस में ऐसा लगता है बहुत चुका रहे हैं। ये सब एक मान्यता है, बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे जो एक मिथ फैल जाती है सोसाइटी में या आपस में बातें करने से, वो सब चीजें इन्होंने बताई है। अब देखते हैं इंडियन सिनेरियो, मॉर्गेज सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में मॉर्गेज सेक्टर कैसा रहा है, देखो द हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया फॉर सेवरल डिकेड्स फेस्ड अ नंबर ऑफ सेटबैक्स such as unorganized market, development disparities, a comparative compartmentalized development approach and deterrent rent controls। देखो इंडिया में अभी भी जो हाउसिंग सेक्टर है इतना नहीं अच्छा काम कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, अच्छे से डेवलपमेंट अथॉरिटीज हर जगह नहीं पहुंची है, रेंट कंट्रोल सिस्टम अप्रोच है, लोग इन्वेस्टमेंट के बजाय रेंट भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो इंडिया का अगर हम बोलेंगे कि मॉर्गेज सेक्टर इतना भी हाई नहीं हुआ है लाइक चाइना और अदर तरीके से देखें, तो वहां से हम अभी पीछे चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बस इतना और भी बहुत है। नाउ हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन मॉर्गेज सेक्टर, हिस्ट्री क्या है देखो। इंडिया बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र, भारत दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, was perhaps the first to respond positively to the growing international concern on housing development by evolving a shelter strategy। देखो इंडिया में इतने सारे वो झुग्गी झोपड़ी हैं जिनको खत्म करने के लिए इंडिया में बहुत काम की जरूरत है, हाउसिंग डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउसिंग मार्केट। तो जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम हैबिटेट 1988 है, जो या 2000 कह सकते हैं, इवॉल्व सेक्टर पॉलिसी इन द लेट 1990 आते आते उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी की कि डिसाइड अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज अ फाइनेंसिंग सिस्टम, कि भाई फाइनेंस सिस्टम लेके आएंगे, लोगों को घर दें, लोग इजिली कम कॉस्ट पे उनको घर मिल जाएगा, तो अच्छी बात है ये। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से उन्होंने टाई अप करने की कोशिश की, भाई हाउसिंग एक्टिविटी का मार्केट बढ़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ेंगे, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, लोगों को घर मिलेगा। इन इंडिया इनिशियली पीपल टुक देयर होम टू लोन्स फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर्स, पहले लोग कहाँ से लोन लेते थे, स्मॉल ट्रेडर से, छोटे बिजनेसमैन से, जमींदार से, तहसीलदार से, और ये लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो अब तो अच्छा है ना, जब हम पढ़ लिख रहे हैं, कुछ अच्छा सैलरी ले रहे हैं, तो आप लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक वाले लोन देने को तैयार होते हैं, आपके सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं, घर गाड़ी सब में ये लोग हेल्प करते हैं। तो अब तो बहुत चीजें बदल गई, लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी ना जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे यार, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, खुद की लाइफ में अपनाएंगे। अगर हमारे पेरेंट्स अगर हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर पैसा ले रहे हैं बिजनेस करने के लिए, कुछ सपने पूरे करने के लिए, तो हम उनको समझा सकते हैं कि हम कैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते। तो यही सारी चीजें हैं कि हिस्ट्री, फिर इंडिया ने क्या किया, फिर भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, लोअर LIG, लोअर इनकम ग्रुप इकोनॉमी, EWS स्कीम, बहुत सारे स्कीम लेके आए, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये सब स्कीम्स आए जिससे लोगों को घर मिल सके। ठीक है। अब देखते हैं स्टेटस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इन इंडिया। इंडिया में रिवर्स मॉर्गेज का क्या स्टेटस है। पहले तो देखा कि चलो फॉरवर्ड मॉर्गेज में कि भाई लोन लेके घर बना लेंगे। नाउ सीनियर सिटीजन आर अ ग्रोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन है वो बढ़ रहे हैं, और उनकी जो डिपेंडेंसी है
जो डिपेंडेंसी है वो अपने बच्चों पे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग द कंट्री डिपेंडेंसी, ओल्ड एज के लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। while on the one hand there is significant increase in longevity and low mortality, अब मृत्यु दर में कमी होने की वजह से अब लोग ज्यादा जी रहे हैं, ओल्ड एज में लोग अच्छे से अपना लाइफ जी पा रहे हैं। तो ऐसे जीने के लिए उनको तो कॉस्ट भी बेयर करना होगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए, सोसाइटी में उनको सिक्योर रहने के लिए पैसे की तो जरूरत होगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पैसे तो कम होंगे। तो सीनियर सिटीजन नीड अ रेगुलर कैश फ्लो स्ट्रीम फॉर सप्लीमेंटिंग पेंशन, उनको या तो रेगुलरली पेंशन के तरीके से पैसा मिलना चाहिए, अदर इनकम होनी चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल जरूरत पूरी हो सके। ऑल्सो सेक्युलर इंक्रीज इन रेजिडेंशियल हाउस प्राइसेस, रहने के घर की कीमत बढ़ रही है, कंसिडर होम इक्विटी वेल्थ, इससे क्या हुआ, उनके घर की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ी है पहले से। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रिवर्स मॉर्गेज, उन्होंने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लेके आए 2007-8 में। द नेशनल हाउसिंग बोर्ड हैज बीन गिवन द टास्क ड्राइंग ऑफ द रेगुलेटरी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड को काम दिया गया कि भैया रिवर्स मॉर्गेज को लेकर एक पॉलिसी बनाओ, बट वह आचार्य 2012 में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यूएस में ये बहुत ही फेमस है, यूएस में लोग रहते नहीं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब इंडिया भी जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, समझदार होते ही अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो ऐसे नालायक बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये स्कीम बहुत सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इन द यूनियन बजट ऑफ 2007-8 में, रिवर्स मॉर्गेज का स्कीम लेके आए। द नेशनल हाउसिंग बैंक वुड बी द रेगुलेटर ऑफ दिस, नेशनल हाउसिंग बैंक इसका रेगुलेटर होगा। रिवर्स मॉर्गेज लोन इज अ लाइफ टाइम लोन गिवन टू द सीनियर सिटीजन, आराम से जब तक जीना है अपना लोन लेते रहो और अपनी जो खर्चे हैं उसको मैनेज आप कर सकते हो, ठीक है। दिस विल हेल्प देम टू जनरेट द रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम आपको मिलती रहेगी और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है रिवर्स मॉर्गेज के, द लोन इज अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन ओविंग अ हाउस, ये लोन्स अभी हमने देखा था ना 62 साल या उससे ज्यादा के लोगों के लिए, तो जिनके पास अपना घर है उनके लिए है। इट इज अ टेलर्ड प्रोडक्ट टू मोनेटाइज द लॉक ऑफ इक्विटी इन द सेट, कि भाई आपका जो इक्विटी है वो लॉक कर देंगे, मतलब आप सेल नहीं कर सकते घर और आपको पैसा मिलता रहेगा। देर इज नो अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट कोई लिमिट ही नहीं है, 62 के बाद आप ले सकते हो, बस ये लिमिट है। देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, दो पार्टीज इन्वॉल्व, वन इज द बोरोवर जिसको पैसा मिलेगा सीनियर सिटीजन, और अदर जो बैंक होगा। देर इज नो इनकम रिक्वायरमेंट, आपको कोई, अरे यार इनकम ही नहीं है भाई तभी तो तुमसे पैसे ले रहे हैं, तो इनकम रिक्वायरमेंट किस बात के लिए। इट डज नॉट इन्वॉल्व लूजिंग ओनरशिप द हाउस, आपकी ओनरशिप लूज नहीं होगी, आपका घर आपका ही रहेगा, आप ही उसमें रहोगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। कैश फ्लोज कैन बी अरेंज एट पीरियोडिकल इंटरवल्स, और अगर कोई जरूरत ज्यादा पैसों की पड़ गई तो भी आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। द क्वांटम ऑफ लोन इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, लोन कितना दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो वो आपकी एज, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, एसेट के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब पे डिपेंड करता है। हर 5 साल पे इन सब का रिवैल्यूएशन करेंगे, स्क्रूटनाइजेशन करेंगे प्रॉपर्टी को, और एडजस्ट भी करते रहेंगे लोन के अमाउंट में। Now, the interest rate on the product will be determined by the bank and HFC based on the risk perception loan pricing policy. Interest rate bank decide करेंगे, तो पैसा वही दे रहे तो वही decide करेंगे ना। The amount received through a reverse mortgage is not considered as income as it is not taxable. तो जो रिवर्स मॉर्गेज में जो सीनियर सिटीजन को पैसा मिलता रहेगा उसे हम इनकम नहीं मानेंगे, कभी इनकम ही नहीं मानेंगे तो फिर टैक्स किस बात का। टैक्स में एग्जेम्पशन है, लोन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्विस, देयर इज नो पेमेंट रिक्वायरमेंट ऑन अ कंटिन्यू बेसिस रिक्वायर्ड इन अदर लोन्स पे, या दूसरे लोन की तरह यहाँ पे पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है, रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। रीपेमेंट इज ड्यू टू द अकरेंस एट द इवेंट ऑफ द एंड ऑफ द टर्म दैट इज 15। लेकिन कुछ ऐसा रख लेते हो जिसमें हाँ कि नहीं नहीं मुझे ना 15 साल के लिए ही चाहिए, तो फिर 15 साल बाद आपको लोन चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप तो जीवित हैं, ठीक है। तो ऐसा भी है। फिर द लेंडर विल रिकवर द लोन अलोंग द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बाय सेलिंग द हाउस आफ्टर डेथ, अगर डेथ हो जाती है बोरोवर्स की उसके बाद लेंडर जो है अपना घर बेच देगा और अपने सारे के सारे अमाउंट, लोन, इंटरेस्ट सब रिकवर कर लेगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेल ऑफ हाउस, पहले घर बेचने से पहले उसके ओनर को, उसके लीगल हायर्स को बताया जाएगा कि हम घर बेच देंगे, तुम्हें अगर चुकाना है, तुम्हें घर चाहिए तो लोन चुका दो, इंटरेस्ट चुका दो और अपना घर ले लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्कीम है। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यू मस्ट बी एज 62 और ओल्डर, 62 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। यू मस्ट ओन क्वालिफाइड प्रॉपर्टी, आपके नाम पे क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यू मस्ट लिव इन द प्रॉपर्टी एज अ प्राइमरी रेजिडेंस, और आप उस घर में रह रहे हो, प्राइमरी रेजिडेंस आपका वही हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन इन इंडिया, क्या एलिजिबिलिटी है देखो, शुड बी सीनियर सिटीजन इन इंडिया अबव 60 इयर्स ऑफ एज, ठीक है।
सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा होने चाहिए। मैरिड कपल विल बी एलिजिबल जॉइंट बरोबर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर मैरिड कपल हैं, 60 साल के बाद भी मैरिड कपल्स हैं, तो वो जॉइंटली उनको पैसा मिलता रहेगा, जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। शुड बी द ओनर ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड होनी चाहिए। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रह रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम। भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई और चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई लोन वोन नहीं होना चाहिए, वो सब फ्री होना चाहिए, शुड बी फ्री। द रेजिडुअल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर। जो रेजिडुअल लाइफ है प्रॉपर्टी की, कम से कम 20 साल की रहनी चाहिए, 20 साल की लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल झरझर घर है, आज कल ही गिर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर शुड यूज दैट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परमानेंट पर प्राइमरी रेजिडेंस। जो लेने वाला है पैसा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो ये मान लिया जाएगा ये परमानेंट इसी घर में रहेगा, ठीक है। और परमानेंट प्राइमरी रेजिडेंस उसी घर में रहना है, उसका बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट, बैंक सब उसी एड्रेस पे हो उसका, ठीक है। अब है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है? एज तो हमने पहले ही देख लिया, 62 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं 72 से 75 साल की एज में ये सब करना चाहिए, वो सब एक ऐसी है, ठीक है। होम ओनरशिप की हम ऑलरेडी देख चुके हैं। होम ओनरशिप किसके घर पे हो? उसी बंदे के नाम पे हो। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्स मॉर्गेज दैट यू ओन योर होम। रेंटिंग या रेंटिंग टू ओन होम डज नॉट। अगर आप अपने अपने घर को रेंट पे चढ़ा रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको ही रहना होगा उस घर में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। द होम ओनर कैन नॉट करेंटली बी इन बैंक्रप्सी। जो घर का मालिक है वो दिवालिया ना हो, दिवाली के लिए उसने अप्लाई ना किया हो। देयर कैन नॉट बी एनी लेन्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी आफ्टर क्लोजिंग। मतलब उस प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई और लोन वोन ना ले रखा हो। द होम ओनर कैन नॉट बी डेलिंक्वेट ऑन फेडरल डेट सच एज स्टूडेंट्स लोन एंड फेडरल टैक्सेस। जो जिसका घर है उस बंदे ने टैक्स में डिफॉल्ट ना किया हो, या कोई बैंक से लोन लिया उसमें डिफॉल्ट ना किया हो, या स्टूडेंट लोन लिया हो उसको ना चुकाया हो, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी रेजिडेंस का मतलब क्या होता है भैया? द लास्ट ऑफ द मेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी द बोरोवर्स प्राइमरी रेजिडेंस। बोरोवर जो लोन लेगा उसका प्राइमरी रेजिडेंस वही होना चाहिए, एंड नॉट अ टाइम शेयर और सेकंड होम, उसका दूसरा घर नहीं, वही होना चाहिए जिसके अगेंस्ट वो पैसा ले रहा है। रिवर्स मॉर्गेज हेल्प ओल्डर पीपल एज इन देयर होम इंस्टेड ऑफ नर्सिंग होम। भैया नर्सिंग होम में टाइम बिताने से अच्छा है आप अपने घर में टाइम बिताइए, पैसे हमसे लीजिए, आराम से लाइफ जिए, ठीक है। टू दैट एंड यू मस्ट लिव इन योर होम फॉर द मेजोरिटी ऑफ ईच ईयर। भैया अंत समय में अपने घर में अपने आवास पे रहिए जिसमें आपने अपने जीवन के इतने साल बिताए। ईच लोन हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट लिमिटिंग द टाइम यू कैन लिव आउटसाइड। अपने घर के बाहर रह सकते हो, मतलब हर लोन की कुछ ना कुछ कंडीशंस अलग है, बट मस्ट अलाउ अ फ्यू मंथ ईच ईयर थिंग्स एज अ ट्रैवल ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटल स्टे। भैया जरूरत पड़ने पे तो घर के बाहर भी रह ही जा सकता है, हॉस्पिटल में रह ही सकते हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो रह ही सकते हैं, लेकिन मेन है कि आपका प्राइमरी रेजिडेंस वही होना चाहिए। देखो मोस्ट पीपल यूज द फंड्स फॉर बेसिकली, ज्यादातर लोग जो लेते हैं ये सर्विस रिवर्स मॉर्गेज का लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, बट दे मे ऑल्सो भी यूज फॉर ट्रेवल और लग्जरी आइटम्स। भाई बुढ़ापे में अगर उनको घूमना है, देश विदेश का जाना है, तो क्यों नहीं शौक पूरे करेंगे, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंगल पर्पस लोन्स आर अ यूनिक टाइप ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इज दैट द प्रोसीड मस्ट बी यूज फॉर डिफाइंड पर्पस सच एज पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। कुछ सिंगल पर्पस लोन भी उनको मिल सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए दे दो यार अलग से पैसा, ये तो तुमने रहने के लिए दिया, अब प्रॉपर्टी टैक्स भी चुकाना है हमें, तो भी आपको दे सकते हैं। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज में क्या कॉस्ट आता है? रिवर्स मॉर्गेज टू कम विद हाई फी एंड कॉस्ट। रिवर्स मॉर्गेज में कुछ फीसेज हैं, कॉस्ट लग जाता है। गुड न्यूज इज दैट ऑलमोस्ट ऑफ द फी एंड कॉस्ट ऑफ रिवर्स मॉर्गेज कैन बी पेड फ्रॉम द लोन प्रोसेस। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो जो बैंक वाले आपको पैसा देंगे उसी से चुका दो। while this will save you out of pocket expense, आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं भरना। it will reduce the net loan amount available to you। आपके लोन अमाउंट से ही वो अमाउंट माइनस कर देंगे, जो भी उसकी फीस है, जो भी उसकी कॉस्ट है। अच्छा है ना, अपनी जेब से कुछ नहीं जाएगा, बैंक वाले ही देंगे, उसी में से कुछ हिस्सा काट। ना एक्चुअल फी और कॉस्ट वेरी डिपेंड भैया ऑन दी लैंडर। हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, उसमें क्या क्या फीस ले लेंगे वो रिवर्स मॉर्गेज। ऑर्गेनाइजेशन फी, मंथली सर्विसिंग फी, मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लोजिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सब वो फीस ले लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग फी कि हाँ आपके लिए हम ये सब पेपर वर्क काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फी दे दो। मंथली सर्विसिंग फी, भाई आपका लोन चलता रहे अच्छे से और उसमें जो
आफ्टर क्लोजिंग कोई सर्विसेज देंगे, या प्रॉपर्टी टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, लोन एडवांस देना, चेंज पेमेंट ऑप्शन करना, अकाउंट स्टेटमेंट भेजना, ये सब सर्विस जो दे रहे हैं ना लोन से रिलेटेड, उसके लिए आपकी मंथली सर्विसिंग फीस ले लेंगे। मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम, भैया घर का इंश्योरेंस भी करवा रखा है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना है, तो ऐसे या मॉर्गेज को इंश्योरेंस करा रखा है, फिर रिलेटेड टू लोन ओरिजिनेटर, आजकल के सारे लोन भी तो इंश्योर्ड रहते हैं कि अगर लोन लेने वाले की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लें, तो मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको अपनी जेब से नहीं देना, वही लोग दे देंगे, वो आपके लोन से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कॉस्ट कि भैया फाइनल स्टेप्स, जब लोन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो गए, आपने मॉर्गेज सिक्योर कर लिया, क्लोजिंग ऑफन टेक्स प्लेस इन पर्सन एट अ बैंक और टाइटल कंपनी, जब लोन खत्म कर रहे हैं, क्लोज अ लोन रिक्वायर्स द सर्विस, तो फिर उस टाइम भी क्लोजिंग के चार्जेस लगते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स लेना, मॉर्गेज की रिपोर्ट लेना, इंस्पेक्शन कराना, सर्च एंड सीजर, इंश्योरेंस कराना, इन सब के सेटलमेंट कॉस्ट सब आपके प्रीमियम से ही कटा देंगे। फिर डिसबर्समेंट ऑप्शंस, अब ये लोन डिसबर्स कैसे होगा, क्या एक साथ दे देंगे, कैसे करेंगे? वाइल द कॉस्ट ऑफ रिवर्स मॉर्गेज कैन बी डिस्करेजिंग, देखो कॉस्ट से लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा चार्ज है, वैरायटी एंड फ्लेक्सिबल डिस्बर्समेंट पेमेंट पेमेंट ऑप्शन इज इनक्रीज, लेकिन इनको जो पैसा मिलता है ना उससे लोग इनकरेज होते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब वो कैसे उनको पैसे मिलते हैं? यू कैन सेलेक्ट अ पेमेंट प्लान फॉर द लोन प्रोसीड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। रिवर्स मॉर्गेज पेमेंट ऑप्शन आपको एक इकट्ठा लमसम अमाउंट दे देंगे, 20 लाख 30 लाख जो भी आपको चाहिए, मंथली पेमेंट भी, लाइन ऑफ क्रेडिट के टर्म्स पे भी, कॉम्बिनेशन भी, मतलब रिवर्स पे, अब यहाँ पे पेमेंट हो रही है, रिवर्स मॉर्गेज पेमेंट ऑप्शन की बात हो रही है, तो द मैक्स मंथली पेमेंट शैल बी केप्ट 50,000 और सच अदर अमाउंट नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50,000 आपको दे रहे हैं। लमसम पेमेंट भी कंडीशनल और मेडिकल एक्सीजेंसी भैया, कंडीशनल मेडिकल इमरजेंसी केस में आपको ज्यादा भी दे सकते हैं, तो और क्या चाहिए, 50,000 में भी खर्चा पूरा नहीं होगा। द मैक्सिमम लमसम पेमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% टोटल एलिजिबल अमाउंट, जो मैक्सिमम लमसम पेमेंट है प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टी है उसका 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, लोन से कैपिटल ऑफ 15 लाख और सच, मतलब या फिर 15 लाख, एक लिमिट डाल दी, 15 लाख से ज्यादा लमसम नहीं देंगे, और उसके बाद आपको मंथली पैसा देते रहेंगे। ठीक है, द नेचर ऑफ पेमेंट विल बी डिसाइडेड इन एडवांस एज पार्ट ऑफ द रिवर्स मॉर्गेज लोन, मतलब रिवर्स मॉर्गेज में पहले ही नेचर ऑफ पेमेंट डिसाइड कर देंगे, तो ये आपको हम पैसे कैसे कैसे देंगे। ठीक है, अब है रीपेमेंट एंड टर्मिनेशन, अब यहाँ पे रीपेमेंट की बात चल रही है। द अपील ऑफ रिवर्स मॉर्गेज दैट यू डू नॉट हैव मेक मंथली पेमेंट टू रिपे द लोन, भाई यहाँ तो पहले ये था ना कि लोन की चुकाने की जरूरत नहीं है, रिवर्स मॉर्गेज डू नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी, इसमें तो प्री मैच्योरिटी डेट भी नहीं है, एज डू कन्वेंशनल मॉर्गेज, दूसरे मॉर्गेज में तो होता है 20 साल 30 साल के लिए देते रहो स्टिल, लेकिन फिर भी ये तो लोन तो है ही, किसी न किसी पॉइंट पे तो चुकाना होगा, अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपको चुकाना है, अगर आपकी डेथ हो जाती तो आपके लीगल हैक को चुकाना है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी ले लेंगे। इट इज जस्ट द मैच्योरिटी डेट रियली डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर ये सारा का सारा डिपेंड करता है। मोस्ट रिवर्स मॉर्गेज डू नॉट री टू बी रीपेड, ज्यादातर रिवर्स मॉर्गेज के केस में आपको लोन चुकाने की जरूरत नहीं है, द लास्ट सर्वाइविंग बोरोवर डाइज, तब तक जब तक जो बोरोवर है लोन लेने वाला सर्वाइव करता है और डेथ नहीं हो जाती, द लास्ट सर्वाइविंग बोरोवर, लास्ट सर्वाइविंग बोरोवर मतलब दो है, मियाँ बीवी दोनों है, मियाँ की डेथ हो गई मतलब पति की डेथ हो गई तो बीवी रह गई, तो बीवी की भी जब डेथ हो जाती है तब देखेंगे। द लास्ट सर्वाइविंग बोरोवर सेल द होम्स और स्टॉप यूजिंग इट्स प्राइमरी रेजिडेंस, जो लास्ट सर्वाइवर बोरोवर है वो अपना घर बेच सकता है, रहना बंद कर सकता है, उसमें लोन चुका देगा। द बोरोवर डिफॉल्ट्स और ट्रिगर्स द एक्सेलरेशन क्लॉज अंडर द लोन एग्रीमेंट, अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो व्हेन द लोन डज बिकम्स ड्यू और पेबल एंटायर लोन बैलेंस मस्ट बी पेड ऑफ इन फुल, अगर डिफॉल्ट करने पे सारा का सारा लोन अमाउंट पूरे में पूरे तरीके से पे किया जाएगा। मोस्ट बोरोवर्स और देयर हायर सेल द होम टू रिपे, ज्यादातर ऐसे केस में घर को बेच दिया जाता है लोन चुकाने के लिए। नाउ यू नीड टू केयरफुली रिव्यू द लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, फॉर ऑल द कंडीशन दैट मेक यू लोन ड्यू, एंड कि कब लोन ड्यू रहेगा, कब पेबल रहेगा, क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है उनके, जैसे कि फेलिंग टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, अगर प्रॉपर्टी टैक्स को फेल कर दिया तो क्या होगा, फेलिंग टू इंश्योर मेंटेन द होम, घर को मेंटेन करने में अगर हमने फेल कर दिया, या फिर डिक्लेयर बैंकरप्सी, हमने दिवालिया घोषित होने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, टेकिंग आउट अ न्यू, कोई नया लोन ले लिया उसी होम के अगेंस्ट, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। डोनेटिंग योर होम टू चैरिटी, अपना घर चैरिटी को ही दे दिया और उधर हमने रिवर्स मॉर्गेज भी करा रखा है, एडिंग अ न्यू होम, न्यू ओनर टू योर होम्स टाइटल, किसी और नए ओनर को आपने अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर दिया, उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी लिख दिया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हैविंग द होम इम्पिंग्ड और बाय द गवर्नमेंट एक्शन सच, या गवर्नमेंट ने आपके घर के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, एलिमिनेट डोमेन कंडेमनेस और जोनिंग रिक्लासिफिकेशन, पहले किसी और एरिया में आता था, किसी और क्षेत्र में था,
अब उसको जून दोबारा से रिक्लासीफाई हो गया, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। आपने कोई फ्रॉड कर दिया, कुछ गलत मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो ऐसे अगर डिफॉल्ट्स होंगे तो लोन के केस में आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबल अमाउंट ऑफ लोन। एलिजिबल मतलब अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा? भैया मार्केट वैल्यू आपके घर की कितनी होगी, उसकी असेसमेंट होगी, उसको जाना जाएगा। फिर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा कि आपके घर के ऊपर जो लोन दिया जाएगा उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट।